आज सुनिए हिंदी की लोकप्रिय और प्रतिष्ठित कथाकार डॉक्टर उषा किरण जी की लिखी कहानी लाल पीली लड़की। तो आरंभ करते हैं कहानी लाल पीली लड़की। सब्जी लगाकर रोटी का कौर मुंह में रख उसने चबा कर निकलने की कोशिश की, पर तालू से ही सटकर रह गया। पानी के घूंट से उसे भीतर धकेल दूसरा कौर बनाते बनाते उसका मन अरुचि से भर उठा। आलू मटर की सब्जी खत्म हो गई थी और मूली की ही बची थी। उसे सहसा याद आया, जिस दिन मम्मी घर में मूली की सब्जी बनाती थी वो चिढ़कर खाना ही नहीं खाती थी, चाहे मम्मी लाख कहती कि उन्होंने और भी सब्जियां बनाई हैं। विनय को मूली ही पसंद थी, उसके फ़ायदे वो चट उंगलियों पर गिनवा सकते थे। अवश्य सी संयोगिता को सिर्फ सुनना ही नहीं पड़ता था, हर दूसरे दिन मूली या शलजम जैसी सब्जी बनानी पड़ती थी। संयोगिता को सहसा खिसियानी सी हंसी आ गई अपनी बेबसी पर। तोंद पर बनियान चढ़ाए आराम से हाथ फिराते दिया सलाई की तीली से अंतिम दाढ़ को मुंह फाड़ कर कुरेदते विनय ने अधमुदी आंखों से उसकी ओर एकटक ताकते तीली सामने कर गौर से देखते हुए पूछा, क्यों, क्या याद आ गया, क्यों हंस रही हो? वो हड़बड़ा गई। उसे पता था जब तक विनय जवाब नहीं पालेंगे पूछते जाएंगे। क्या बात है आखिर? बात क्या है आखिर पता तो चले। फिर भी इससे पहले कि यह सिलसिला शुरू होता वो प्लेट उठाकर चल दी। कुछ नहीं, काफ़ी देर तक रसोई में खट्टर पटर करती रही, जैसे सभी आम औरतें रात में थके लस्त पस्त शरीर घसीटते पसीने प्याज और मसाले से गंधाती करती हैं। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर एक पल को दहशत फिर उभरी। पर्दे से झांक कर देखा, विनय सो चुके थे। आश्वस्त होकर वो धीरे धीरे कमरे में जाकर आराम कुर्सी पर पसर गई। क्या पता यदि विनय जाग रहे होते तो फिर हाँक लगाते शायद। तुमने बताया नहीं तुम क्यों हंसी थी? एक पल को संयोगिता को लगा शायद आज वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, पर तुरंत ही वो एक व्यंग भरे आश्चर्य से दग्ध हो उठी कि 10-12 वर्षों बाद भी आज तक खुद से ऐसे किसी साहस या उत्तेजना की आशा रखती है। सच, ये अनुभव उसके लिए एकदम आकस्मिक था और किसी हद तक रोमांचक भी। सोच लेने भर से ही सहम कर उसने खाट की तरफ देखा, पर विजय मजे से छाती पर हाथ बांधे टांग फैलाए सो रहे थे। गले से मोटे पेट तक और पेट से पैर तक फैली चादर का आरोह अवरोह देखती रही। तनी हुई चादर पंखे की हवा से लगातार कांप रही थी। जाने क्यों उसे बड़ी जोर से इच्छा हुई कि वो शीशा देखे। डरती डरती सी वो शीशे के सामने जाकर आंखें बंद कर खड़ी हो गई। आंखें खोली तो उसे लगा वो किसी अजनबी जिस्म को देख रही है, किसी दूसरी औरत के शरीर को। शीशे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसने अपने अक्स को छूना चाहा तो उसकी तर्जनी शीशे के पथरीलेपन से टकराकर अटक गई। उसे एक क्षण के लिए ये अपनी देह का ही सत्य लगा कि हृदय में कोई स्पंदन न था। न जाने क्यों जब उसने वापस हाथ अपने सीने पर रख धुकधुकी महसूस की तो वो एक अचरज से भर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बार बार उठ रहे इस अचरज को कहाँ छुपा दचकते बेलन के नीचे पीस कर डाले, अचार का मर्तबान खोलकर उसमें झोंक दे, या फिर दूध में जामुन की जगह डालकर आराम से सो जाए। उसने कितना चाहा कि वो सो जाए, परंतु पैरों में न जाने कैसी हटीली पायजेब पड़ गई थी। ना चाहने पर भी अवश होकर दृष्टि उठाकर उसने शीशे में खड़ी औरत को देखा। छोटे से हेयरपिन की सहायता से ठोका गया गुठली सा जूड़ा, गले की अवश्य 2 उभरी हड्डियां और असहाय सा गले की दोनों हड्डियों के बीच का अबोध गड्ढा। अचानक उसे ख्याल आया, क्या आज भी मधु उसे देखकर कह सकती है, तेरा यह नन्हा सा गड्ढा ही बस इतना प्यारा है कि? शरारत से आंख झपकाती मीनू जैसे कल्पना से भी आंख चुरा कर उड़ गई। सहसा उसका ध्यान आंखों पर गया तो वो चौंक पड़ी। अरे, कब वे लंबी घनी बरौनियाँ झड़ गईं? उसके चेहरे पर इतनी झाइयाँ कब पड़ीं? वो कब इतना निचुड़ गई? कॉलेज में भी वो कभी मेकअप करके नहीं जाती थी। उसे पता था उसके रूप में वो कुछ है जो उसे औरों से अलग खड़ा कर हर क्षण नवीनता से भर देता है। मनु उसके कान पर झुककर किस कदर गुनगुनी आवाज़ में मदालस भ्रमर सा गुनगुनाता था तो वो नख शिखांत लाल पड़ जाती थी। उसे लगा अब तक की आधी उम्र उसने लाल पड़कर लाज की गुड़िया बनने में काटी और अब बाकी उम्र वो हल्दी घोलती पीली ही पड़ती रहेगी। उस दिन वो पढ़ने के लिए अपनी मेज पर गई भी तो लिफाफा उत्सुकता से खोल एक फ़ोटो देख अचकचा गई थी। फिर सहसा कुछ कौंध गया। पलट कर देखा, फ़ोटो पर इलाहाबाद के फ़ोटो स्टूडियो की छाप थी। उसे समझते देर न लगी।
कई दिनों से घर में इलाहाबाद वाले लड़के के बारे में उसके कानों में पड़ता रहा था। मम्मी ने उसकी राय जाननी चाही होगी। क्रोध व झुंझलाहट में उसकी मुट्ठियां भिज गईं। क्या दोनों बहनें या मम्मी कोई भी उसके हाथ में ये फ़ोटो देकर साफ बात नहीं कर सकती थी? धुंधली दृष्टि में भी परख ली गई कपड़ों की कीमती सिलाई से उधार मांगी स्मार्टनेस उसे तिलमिला गई थी। छोटी आंखें, भरे पुष्टगाल, मझोला कद और मांसल होठों का वो सांवला सा नजर आने वाला व्यक्तित्व निश्चय ही व्यापारी होगा। उसने मुक्के मार मार कर तकिए को धुन डाला। उसका जी चाहा वो तानपुरे से सिर फोड़ ले, तबलों को टन से सड़क पर दे मारे, ऑयल कलर्स के सारे ट्यूब निचोड़ कर उन्हें खा जाए, आर्ट पेपर्स के टुकड़े टुकड़े कर दे, कैनवास जला दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। दूसरे दिन मम्मी उसे सुना सुना कर चड्ढा आंटी से कह रही थी, लाखों रुपया हैं, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, लड़का भी ठीक, और फिर लड़के की खूबसूरती देखता ही कौन है, गुण देखते हैं। मतलब संयोगता को पसंद है लड़का। उन्होंने थूक सुड़क कर बड़ी बुजुर्गी से मजा लेकर पूछा। अरे हमने पसंद किया था क्या? हमारे माँ बाप ने पसंद किया था। माँ बाप भला ही करते हैं। दीदी जल्दी जल्दी धूप में चटाई पर पसरी चैन से सलाइयाँ चलाए जा रही थीं। सो तो है ही, पर आजकल की लड़कियों को तो आप जानती ही हैं, दिखा लेना ठीक रहता है बहन जी। हमारी संयोगिता ऐसी नहीं है, बहुत ही सीधी है। बेचारी को यह तक पता नहीं ठीक से कि उसकी उम्र कितनी है, वो क्या जांचेगी। एक तो उसे मम्मी दीदी पर गुस्सा आ रहा था, जिन्हें चड्ढा आंटी ही मिली थी बताने को, जो मोहल्ले भर में अभी पूर आएंगी। दूसरे ज़बरदस्ती लादी गई समझदारी के बोझ के नीचे लद्दू घोड़े सी उपिस कर रह गई। चड्ढा आंटी को तो वो जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कभी। थूक सुड़क सुड़क कर हर बात के बीच में फूहड़ तरीके से मतलब कहती, बातें करती तो लगता दो एक कम दो का पहाड़ा रट रही हैं। बहुत बार दीदी ने घुमा फिरा कर उससे फ़ोटो के बारे में राय जाननी चाहिए, परंतु वो मौन ही रही, न समझने का ढोंग कर तटस्थ बनी रही। उसे लगा काश वो अभी इसी क्षण से कई सालों को सो जाए और चारों तरफ घनी कटीली झाड़ियाँ उगाएं, रास्ते पथरीले हो जाएं और वो कई सालों तक न जागे। तब उसकी कल्पना का राजकुमार झाड़ियाँ काटता आए और उसे जगा ले। अगले रोज कॉलेज में मीनू के सामने बहुत देर चुप रहने के बाद वो फिर खोई खोई सी बोली थी, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ मेरी इतनी उम्र, इतनी शिक्षा सब व्यर्थ है यदि मैं खुद की अनाथ मांगों को पूरा नहीं कर सकती। मुझे तो हर तरफ घोर अंधेरा ही दिखाई देता है। कैसी व्यवस्था थी वो, भोगते जाना अनाम पीड़ाओं को और फिर छटपटाना। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, परंतु बहनों को, पड़ोसियों और नातेदारिनों, यहाँ तक कि धोबिन महरी तक को ये देखकर कि वो विदा में जरा भी नहीं रोई, उसने घूंघट नहीं किया। बड़ा ही सदमा लगा। पर दरवाजे पर आरता करने से पहले ही सास ने जब हाथ बढ़ाकर कठोर चेहरा बना आंचल खींचकर मुंह ढाँप दिया था तो वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। फिर कुछ दिन बाद तो उसे ये बड़ा ही मज़ेदार लगा था कि लंबा घूंघट काट कर सारी दुनिया से अलग एक पर्दे में अपनी आंखों के सारे रंग छुपा लूं। जब वो पहली बार विनय के पत्र का उत्तर लिखने बैठी थी तो घंटों कोशिश करने पर भी एक शब्द तक नहीं लिख सकी थी। सस्ती रोमांटिक उपाधियों से भरी उन पढ़ पढ़ कर चुराई गई पंक्तियों का क्या उत्तर दे वो समझ नहीं पाई। खिड़की से उड़ते मेघों को देख मेघदूत के कई श्लोकों को याद कर वो यक्ष प्रिया की भांति विवल हो जाने के लिए सिर्फ एक बार ही मछली फिर कागज की चिंदी चिंदी कर उड़ा दी थी। कुछ सोचकर फिर मीनू को लिखने बैठी। आज मन छटपटाता है मीनू, काश मैं पुरुष होती। बचपन में कभी कभी कल्पना करती कि यदि भगवान ने कहीं हमें लड़का बनाया होता तो। फिर हम सोचते नहीं, लड़कियों के मज़े हैं, मज़े में घर रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, न कमाना न धमाना, सजी धजी बढ़िया इंद्रधनुषी साड़ियाँ पहनो, सपने देखो, सितारों से जेवर पहनो और कोमलता कोमलता में मज़े से रहो। लड़कों को तो न जेवर मिलते हैं न बढ़िया शोख रंग, वही उबाऊ सिलेटी बादामी रंग। सारे दिन जी तोड़कर कमाओ और धूल भागते फिरो। ना बाबा, लड़का होना बड़ा बुरा है। परंतु आज लगता है लड़की होना बहुत बड़ा अभिशाप है। पीड़ाएं झेलना, झेल झेल कर कर्कश कठोर हो जाना, यही भाग्य में है उसके। लड़की के बड़े सुंदर पंख होते हैं, पर उड़ने के लिए नहीं, छटपटाने के लिए। कभी सोचती हूँ क्या एक दिन मैं भी और औरतों की तरह महिला मंडली में बैठकर दूसरों के छिद्रान्वेषण में दिन बिताया करूँगी। दोनों समय जानवरों की तरह पेट ठूंसकर क्रोशिया या सिलाइयाँ चलाती झुंझलाती जीवन बिता सकूँगी। जाने कितना अनमोल समय मुझे बेमोल सा करता छूकर गुजर जाता है।
रंग ब्रश सब उसने मीनू को दे दिए थे और ऊपर वाली आंटी के पास गई थी। क्यों संयोगिता, कैसी हो भाई? तुम्हारे कैनवास तो मैं मंगवा नहीं पाई, कोई गया ही नहीं आगरा। अब की बार मंगवा दूंगी। अभी तो तुम ससुराल नहीं जा रही हो ना? जाने का तो कुछ पता नहीं अभी आंटी, पर आप कैनवास मत मंगवाइएगा अभी। कोई नई पेंटिंग बना रही हो आजकल? नहीं, कोई भी नहीं बना सकी। उसने आँख चुरा ली। अच्छा आंटी चलूँ, देर हो रही है। अच्छा जाओ तो मिलकर जाना। इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो तुम? उसे बड़ी उलझन हुई। नज़रों ही में खोद खोद कर सब जाने क्या जानना चाहते हैं। टीवी से देखकर तो कभी, और ढेरों कुकरी बुक्स और मैगजीन से पढ़कर, चौके में ठेठ गृहस्थिन के अंदाज में कमर में आंचल खोस रोज ही कुछ ना कुछ बनाती हुई उसे देख माँ बहुत ही खुश हुई थी, क्योंकि उनके अनुसार मर्द जात बढ़िया भोजन से ही खुश किए जा सकते हैं। इस दृष्टि से विनय की जाति माँ के अनुसार खरी उतरती थी। सोच कर वो मुस्कुरा पड़ी थी। परंतु ससुराल में जाकर वे पनीर के कोफ्ते, बिरयानी, रोगन जोश, शामी कबाब, स्पेनिश राइस, चाइनीज़, इटालियन रेसिपी सब डायरी तक ही सीमित रह गई थीं। 15-20 लोगों का खाना नाश्ता तैयार करते करते ही वो इतनी अधमरी हो जाती थी कि सूखी सब्जी, दाल, रसेदार सब्जी, कढ़ी, रायता, बड़ियों के आगे कुछ और की सीमा वो असंभव मान बैठी थी। चाइनीज़ बनाने की एक बार इच्छा होने पर जब तामझाम जुड़ाने लगी तो सबके सवालों और उत्सुकता भरे सवालों से ही पस्त हो गई। ऊपर से किसी को खास पसंद भी नहीं आया। छोटी छोटी कलात्मक, कागजी, हल्की मुलायम अपनी बनाई रोटियों पर उसे कितना नाज था, पर इतनी भारी रसोई में यदि 3-3 बार परथन लगाकर वो फूल सा बेलन नजाकत से घुमाती तो क्या इतने सारे लोगों को एक समय की भी रोटी शाम तक दे पाती? एक बार सब्जी के लिए भिंडी काटते समय मम्मी बोली थी, ऐसे काटी जाती है सब्जी? कोई छोटा टुकड़ा तो कोई बड़ा। ऐसी कला से भी क्या फ़ायदा कि 2-4 पेंटिंग बनाकर दीवार पर लगा ली। और चीज़ों में भी तो कलात्मक रुचि होनी चाहिए। लेकिन कहाँ रह पाई है अब कलात्मक अभिरुचि? कमरे की सजावट में चाहे वो कितनी ही कलात्मकता उड़ेलती, कभी जेठानी का बिन्नी पर्दे की नन्ही घंटियां नोच बिल्ली की पूंछ में बांध देता, तो कभी देवरानी की टुन्नी फूलदान से फूल निकाल कर अपनी मैडम को पेश कराती। खुद विनय ही कौन कम थे, सारे कमरे में सामान छितरा देते, कभी शेविंग का तो कभी कपड़ों का। ताम झाम समेटती वो थकान से पस्त गुजली मुजली चादर पर ही निढाल होकर सो जाती। कई बार उसने जीवन को जीना चाहा पूरी आस्था और पकड़ से। कई बार चाहा वो अपने हाथों अपने आप अपने चारों ओर का बिखरापन, अस्त व्यस्तता कुछ सुव्यवस्थित करे, पर बड़े जोर शोर से कपड़ों की अलमारी या किताबों से शुरुआत करती और अंत होता जूते चप्पलों की कतार पर, और बस इसके आगे सब ठंडा। अपने से थक कर पस्त होकर जब वो बाहर देखती है तो कई बार आश्चर्यचकित हो उठती है। सब और सब कुछ कितना क्षणिक है। कोई एक दिन मरा, दूसरे दिन तीसरे दिन तक मातम रहा, और फिर सब सामान्य, वही संवरे संभले व्यस्त लोग। फिर कैसे उसके जीवन में भी सब बदसूरती ऊब शाश्वत सत्य होकर कुंडली मार कर बैठ गई है। शुरू शुरू में उसे अपना आप और भी बेढंगा, अनचाहा, अनचिन्हा लगता था। अब तो फिर भी काफ़ी अभ्यस्त हो गई थी। संयोगिता भी अब प्लेटें नैपकिन से साफ करने की अपेक्षा कूल्हे पर साड़ी से रगड़कर या पल्ले से चम्मच पोंछ लेने में सहूलियत महसूस करने लगी थी। अब उसे पड़ोस की औरतें इतनी फूहड़ नहीं लगती थीं। 2-2 दिन तक चोटी न होने पर भी समय से सबको खाना खिला देने पर संतोष हो जाता है। उसे पता होता था जेठानियों की शातिर चालों का। अक्सर सास के कानों में मंत्र फूके जाते थे। ये और बात है कि उसका असर नहीं होता था। फिर भी वो ऊपर से शांत सहज थी। उसे लगता था ज़रूरत के हिसाब से उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमताएं रबड़ की भांति खिंच जाती हैं। वो आश्वस्त थी। महान कलाकारों, दार्शनिक, कवियों का आदर्श, उनके पदचिन्हों पर चलने का स्वप्न, सब कुछ उसके लिए अतीत की झक हो गए थे। उसकी कोमल सूक्ष्म अनुभूतियाँ मर गई थीं। व्यक्तित्व की परतों से कविताओं का जादू उतर गया था। सपनों के पंख नुच गए थे, पर माँ संतुष्ट थीं। सुबह शाम पूजा घर में महाशांति से माला जपती, चंदन घिसती, मुक्ति की साधना में लीन थीं। पापा जिम्मेदारियों से मुक्त थे। सास को आदर्श बहू मिली थी और विनय को 2 स्वस्थ बच्चों वाली सुघड़ सहनशील पत्नी। सभी तो सुखी थे। लंबी सांस लेकर वो बच्चों के कमरे में गई। मनीषा पढ़ते पढ़ते छाती पर किताब रखे रखे ही सो गई थी। लैंप जल रहा था। उसने किताब उठाकर देखी। सिंड्रेला का पाठ खुला हुआ था। सोती हुई नन्ही सुकुमार बिटिया को देखकर वो करुणा से विगलित हो उठी, जिसकी नन्ही नन्ही पलकों पर सिंड्रेला बनने का सपना महक रहा था।
होंठ नाजुक स्पंदन से मुस्कुराते थोड़े से खुल गए थे। रुआंसे होकर उसने सोचा वो उसे जगा दे ताकि वो ये सपना भूलकर कोई दूसरा सपना देखने लगे, कोई वास्तविक या ठोस सपना। पर फिर उसे लगा वो सपनों के साथ दौड़ नहीं सकती, वे सपने जो पहले आगे दौड़ते हैं और फिर सहसा बहुत पीछे छूट जाते हैं। किताब बंद कर टेबल पर रख उसने बहुत करुणा से बेटी का माथा चूम लैंप बुझा दिया और सपनों को उसकी पलकों पर छोड़ कमरे से बाहर निकल आई। उसे लगा आज शायद वो बहुत दिनों बाद सोती राजकुमारी, संयोगिता या सिंड्रेला का प्यारा सा सपना देखेगी। कुछ भयभीत सी, कुछ उत्तेजित सी वो जाकर अपने बेड पर लेट गई। बगल से विनय के खर्राटों को सुनती संयोगिता न जाने कब सो गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उषा किरण जी की लिखी हुई एक छोटी सी लेकिन संवेदनशील कहानी लाल पीली लड़की। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।